विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुखर्जी मेंशन में अपराध, अध्याय 1, मोमबत्ती की रोशनी। संकरी खिड़की से दिखने वाला दृश्य उदास और अवर्णनीय रूप से अकेला था। मीलों तक फैला उपेक्षित उद्यान बिना किसी रुकावट के क्षितिज तक फैला हुआ था और उसके पार समुद्र दिखता था। चारों ओर बस यही नजारा था। धूसर हरे मैदानों में साल में शायद एक बार घास काटी जाती थी, लेकिन इसके अलावा केवल भारी भरकम काले मवेशी वहां चरते रहते थे, जिनकी विशाल आकृतियां गहराते धुंधलके में अजीब और विकराल लग रही थीं। इस वीराने के बीच 1000 एकड़ जमीन के केंद्र में एक भव्य हवेली खड़ी थी, मुखर्जी मेंशन। यह एक विशाल भूरे रंग की इमारत थी जो एक किले की तरह नंगी और भद्दी लग रही थी। उसकी दीवारों पर कोई लता वेलियां नहीं थीं और संकरी लंबी खिड़कियां काले पर्दों से ढकी हुई थीं जो किसी को भी भीतर झांकने से रोक रही थीं। पुराने ढंग से सजे हुए एक कमरे में खड़ा आदमी खिड़की से नजरें हटाकर तैयार होने लगा। क्या गमगीन जगह है, उसने आईने में खुद को देखते हुए बुदबुदाया। भगवान का शुक्र है कि यह मेरी नहीं है। उसने अपनी काली टाई को सफाई से ठीक किया और पीछे हटकर खुद को जांचने लगा। पृथ्वीराज सेन देखने में भले ही साधारण लगते हों, लेकिन वे एक चर्चित व्यक्ति थे। वह कद में छोटे, गोलमटोल और गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनका मासूम सा चेहरा था और घुंघराले चटक लाल बाल उन्हें कुछ विचित्र रूप देते थे। वे बेहद सुसज्जित और साफ सुथरे रहते थे और उनके व्यवस्थित स्वभाव से उनकी दिमागी व्यवस्था झलकती थी। उनके सामान्य रूप रंग से यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वे प्रसिद्ध या दिलचस्प व्यक्ति होंगे, लेकिन शिक्षित व्यक्तियों के एक छोटे और प्रतिष्ठित समूह में डॉ. पृथ्वीराज सेन का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता था। उनकी पैथोलॉजी पर लिखी गई पुस्तक विशेष रूप से घातक घावों और उनके संभावित कारणों के अध्ययन पर आधारित एक मानक ग्रंथ मानी जाती थी। उनके कई योगदानों के कारण पुलिस विभाग में भी उनका नाम अच्छी तरह से जाना जाता था और उनकी राय को काफी महत्व दिया जाता था। इस समय वह अवकाश पर थे, लेकिन उनके पहनावे पर दिया गया असाधारण ध्यान यह संकेत कर रहा था कि वह मुखर्जी मेंशन केवल सुकून पाने नहीं आए थे। अपनी खुद की हैरानी और उलझन के बावजूद वह प्रेम में पड़ चुके थे। उन्होंने तुरंत यह स्वीकार कर लिया और खुद को किसी भी तरह की गलतफहमी में डालने से बचते हुए इस भावना से छुटकारा पाने के 2 ही संभावित तरीकों पर विचार किया, या तो मोह भंग हो जाए या विवाह कर लिया जाए। इसी कारण जब शुभेंदुनाथ मुखर्जी ने उन्हें अपने चाचा के देश के घर में सप्ताहांत बिताने का न्योता दिया, तो वे तभी राजी हुए जब उन्हें यह वादा किया गया कि निशिगंधा चटर्जी भी इस पार्टी का हिस्सा होंगी। शुभेंदुनाथ मुखर्जी ने इसे संभव कर दिया था और अब वह उसी घर में थी। पृथ्वीराज सेन ने एक लंबी सांस ली और अपने मेजबान के बारे में सोचने लगे। शुभेंदुनाथ मुखर्जी एक अजीब किस्म का युवक था। ऑक्सफोर्ड से कई ऐसे होनहार युवा निकलते थे जिनके दिमाग में अनोखे विचार होते थे, लेकिन शुभेंदुनाथ मुखर्जी एक सच्चा दोस्त था। उसके लिए वे कृतज्ञ थे। भगवान, क्या अद्भुत रूपरेखा है उसकी, और सिर्फ सुंदरता ही नहीं, उसमें दिमाग भी है, खाली चमक दमक नहीं। काश। उन्होंने खुद को झटका दिया और इस भावना को नियंत्रित करने का निर्णय लिया। इस समस्या को भी बाकी समस्याओं की तरह तार्किक ढंग से सुलझाना होगा। मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसे बेहतर समझना चाहिए, यह जानना चाहिए कि उसे क्या पसंद है, वह क्या सोचती है। इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि रात के भोजन का घंटा गूंज उठा और वे हड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। शायद पहली बार अपने जीवन में इतने घबराए हुए थे। मुखर्जी मेंशन का बाहरी रूप जितना भयावह था, अंदर के कक्ष उतने ही भव्य थे। यहां भी वही उपेक्षा झलक रही थी जो बाहर के मैदानों में दिखती थी, लेकिन काले लकड़ी के पैनलों वाली दीवारें, उनके ऊपर लटके हुए काले पड़ते जा रहे चित्र और भारी नक्काशीदार फर्नीचर, इन सब में एक अद्वितीय प्राचीन शान थी। यह जगह आधुनिकता से कोसों दूर थी। अब भी दीवारों पर लोहे के कैंडल होल्डर्स में मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी हल्की रोशनी
विशाल छायाओं को छत तक फैला रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ वहां मंडरा रहे हों। पृथ्वीराज सेन ने हल्की सी नाक सिकोड़ी। नमी, इन पुरानी हवेलियों की देखभाल में बहुत कुछ करना पड़ता है और शायद यहां की सफाई व्यवस्था भी कोई खास नहीं होगी। उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन शुक्र है कि ये मेरी नहीं है। भोजन कक्ष उसे अपना विचार बदलने पर मजबूर कर सकता था। लंबे निचले कमरे के एक पूरे तरफ रंगीन कांच की खिड़कियों की एक पंक्ति थी। एक बड़े खुले अग्निकुंड में लकड़ियों के कुछ गट्ठर पूरी तरह जल रहे थे और लंबे रिफेक्ट्री टेबल पर, जो लगभग पूरे पत्थर के फर्श की लंबाई तक फैला हुआ था, 8-7 शाखाओं वाले कैंडलस्टिक ही एकमात्र रोशनी का स्रोत थे। दीवारों पर चित्र लगे थे जो अलग अलग समय की शैलियों के अनुसार भिन्न थे। कलाकारों ने अपने समय के स्वामियों की शैली का पालन किया था, लेकिन प्रत्येक चेहरे में एक अजीब समानता थी। सभी की नाक सीधी थी, होंठ लंबे और पतले थे और सबसे बढ़कर सभी के चेहरे पर एक हल्की विद्रोही अभिव्यक्ति थी। जब पृथ्वीराज सेन अंदर आया तो मेहमानों का अधिकांश समूह पहले ही इकट्ठा हो चुका था और उसे यह सुनकर अजीब लगा कि इस पुरानी हवेली की हल्की सी फफूंद भरी गंध और पुरानी रहस्यमयी आभा के बीच युवा उत्साहित बातचीत की हलचल गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही उसने टेबल के दूसरी तरफ तांबे जैसे रंग के बालों की एक झलक देखी, वह तुरंत घर के रहस्यमयी माहौल को भूल गया। निशिगंधा चटर्जी उन आधुनिक युवतियों में से थी जो फैशनेबल होते हुए भी साधारण नहीं लगती थीं। वह लंबी, पतली और सजीव व्यक्तित्व वाली लड़की थी जिसका चेहरा आकर्षक था, भले ही पारंपरिक रूप से सुंदर न हो। उसकी हल्की बादामी आंखें जो हंसने पर संकरी होकर चमक उठती थीं, उसे और भी दिलचस्प बना देती थीं। उसके बाल उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थे, तांबे के रंग के और एकदम चिकने, छोटे कटे हुए माथे पर सीधा मोटा फ्रिंज। पृथ्वीराज सेन की व्यावहारिक सोच उसे देखकर लगभग काव्यात्मक हो उठी। उसके लिए वह अनोखी थी। जब उसे पता चला कि वे दोनों खाने की मेज पर अगल बगल बैठे हैं, तो उसने शुभेंदु नाथ मुखर्जी का धन्यवाद किया जिसने यह व्यवस्था की थी। उसने टेबल के ऊपरी सिरे की ओर शुभेंदु नाथ मुखर्जी को देखा और सोचा कि वह कितना अच्छा इंसान था। कैंडल लाइट की रोशनी में उसका तेज, विचारशील चेहरा क्षण भर के लिए चमका और तभी पृथ्वीराज सेन को एहसास हुआ कि उसकी शक्ल दीवार पर लगे चित्रों से कितनी मिलती जुलती थी। वही सीधी नाक, वही पतले होंठ। शुभेंदुनाथ मुखर्जी आधुनिक विद्वानों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधि था। उसकी वेशभूषा में हल्की सी लापरवाही थी। उसके भूरे बाल उसके मेहमानों की तुलना में थोड़े कम सजीले थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक सुसंस्कृत और परिष्कृत व्यक्ति था। उसके चेहरे की हर छाया, कपड़ों की हर सिलवट उसकी सुरुचिपूर्ण सोच और संवेदनशीलता को दर्शाती थी। पृथ्वीराज सेन ने उसे एक विचारशील और स्नेहभरी दृष्टि से देखा। वह उसके प्रति वही सम्मान रखता था जो एक विद्वान दूसरे विद्वान के लिए रखता है, खासकर जब वह उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से बाहर हो। उसने शुभेंदु नाथ मुखर्जी के जीवन पर संक्षिप्त रूप से विचार किया। एक प्रतिष्ठित स्कूल का छात्र, ऑक्सफोर्ड से क्लासिक्स में प्रथम श्रेणी, एक नवोदित कवि के रूप में पहचान और सबसे ऊपर एक अच्छा इंसान। वह धनी था, लेकिन उसके शौक सादगी भरे थे और वह उदार था। शुभेंदु नाथ मुखर्जी ने कभी किसी महिला में विशेष रुचि नहीं दिखाई थी और पहले पृथ्वीराज सेन इसे एक गुण मानता था, लेकिन अब जब निशिगंधा चटर्जी उसके बगल में बैठी थी, वह इस बारे में उतना निश्चित नहीं था। उसकी नजर धीरे धीरे शुभेंदु नाथ मुखर्जी के चाचा कर्नल नगेंद्र नाथ मुखर्जी की ओर चली गई, जो सप्ताहांत के मेजबान थे। कर्नल टेबल के शीर्ष पर बैठे थे। वह एक छोटे कद के व्यक्ति थे जो अपने ऊंचे पीठ वाले कुर्सी पर ऐसे बैठे थे मानो उनकी रीढ़ की हड्डी उनके शरीर का भार सहने में असमर्थ हो। उनके सुनहरे बाल अब लगभग सफेद हो चुके थे और उनके संकरे माथे पर झाड़ी की तरह खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह कृत्रिम प्लेट थी जिससे कुशल चिकित्सकों ने उनके युद्ध में घायल चेहरे की मरम्मत की थी। पृथ्वीराज सेन की नजर अनायास ही उस कृत्रिम मास्क पर चली गई।
यह आधे चेहरे को ढकता था और उसके पीछे से कर्नल की धूसर हरी आंखें टेबल पर बैठे युवा लोगों को उत्सुकता से देख रही थीं। पृथ्वीराज सेन को अचानक अपनी उत्सुकता पर शर्म आई और उसने झट से नजर हटा ली। उसे एहसास हुआ कि कर्नल की आंखें एक पल के लिए उस पर रुकी थीं और उन्होंने उसे मास्क की ओर घूरते हुए देख लिया था। संकोच में उसने निशिगंधा चटर्जी की ओर देखा, लेकिन वह पहले से ही उसे देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी और होंठों पर मुस्कान की एक झलक। पृथ्वीराज सेन को अचानक ऐसा लगा कि शायद वह उस पर हंस रही थी। उसने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन अब वह मुस्कुरा नहीं रही थी, और जब उसने बात की तो उसकी आवाज में न तो कोई मजाक था और न ही कोई श्रेष्ठता का भाव। क्या यह घर अद्भुत नहीं है? उसने कहा। पृथ्वीराज सेन ने सिर हिलाया। शानदार, उसने सहमति जताई। बहुत पुराना लगता है, लेकिन यह बहुत एकाकी भी है। उसने अपनी व्यावहारिक सोच को रोक न पाते हुए जोड़ दिया। शायद काफी असुविधाजनक भी होगा। मैं खुश हूं कि यह मेरा नहीं है। लड़की हल्के से हंस पड़ी। बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, उसने कहा। पृथ्वीराज सेन ने उसकी ओर देखा, फिर थोड़ा लज्जित होकर खांसा और बात बदल दी। अच्छा सुनो, उसने आसपास चल रही हल्की फुल्की बातचीत के बीच धीरे से कहा। क्या तुम जानती हो कि यहाँ कौन कौन है? मैं सिर्फ शुभेंदुनाथ मुखर्जी और वहां बैठे सौमित्र डे को पहचानता हूँ। बाकी लोग कौन हैं? मैं देर से आया था, इसलिए मेरा परिचय नहीं हो पाया। लड़की ने सिर हिला दिया। मैं भी ज्यादा लोगों को नहीं जानती। उसने धीरे से कहा। शुभेंदुनाथ मुखर्जी के पास जो बैठी है वह महुआ सेन है। क्या वह तुम्हें सुंदर नहीं लगती? वह स्टेज और हाई सोसाइटी की दुनिया से है, तुमने उसका नाम सुना ही होगा। पृथ्वीराज सेन ने मेज के पार देखा, जहां एक आकर्षक युवती विक्टोरियन शैली की पोशाक और किनारों पर लहराते बालों के साथ अपने बगल में बैठे युवक से जोशीले अंदाज में बात कर रही थी। उसकी बातचीत के कुछ हिस्से पृथ्वीराज सेन तक भी पहुंच गए। उसने फिर से नजर घुमा ली। मुझे नहीं लगता कि वह कोई खास सुंदर है, उसने सहजता से कहा। और वह लड़का कौन है? वह काले बालों वाला जो उससे बात कर रहा है, वह मार्टिन है। उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, बस हाल में उससे मुलाकात हुई थी। शायद कोई अनजान युवक होगा। उसने थोड़ी देर रुककर टेबल के चारों ओर देखा। तुमने कहा कि तुम सौमित्र डे को जानते हो। उसके पास बैठी छोटी गोल मटोल शर्मीली लड़की उसकी मंगेतर सुनैना है। शायद तुम उससे मिले हो। पृथ्वीराज सेन ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहता था। सौमित्र डे में मेरी खास दिलचस्पी है। उसने मेज के उस पार बैठे गोरे तीखे नैन नक्श वाले युवक की ओर देखा। वह अभी अभी MD बना है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह आगे बहुत अच्छा करेगा। अच्छा इंसान भी है। और वह लड़की के बाईं ओर बैठा बॉक्सर कौन है? निशिगंधा चटर्जी ने हल्की झुंझलाहट के साथ अपने कांस्य रंग के चमकते बाल झटकते हुए उसकी ओर देखा। फिर उसने टेबल के ऊपर बैठे उस लंबे चौड़े युवक की ओर इशारा किया। ऐसा मत कहो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह इस पार्टी की खास शान है। वह प्रशांत सन्याल है, वेस्ट बंगाल का फुटबॉल खिलाड़ी। सच? पृथ्वीराज सेन ने बढ़ते सम्मान के साथ कहा। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। निशिगंधा चटर्जी ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जबकि उसकी गहरी आंखों में चमक उभर आई। पृथ्वीराज सेन अपनी गंभीर सोच, सिद्धांतों और मनोविज्ञान पर जितना भी गर्व करता हो, निशिगंधा चटर्जी के लिए वह पूरी तरह पढ़ने योग्य था। फिर भी उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे की कोमल मुस्कान में सच्ची प्रसन्नता झलक रही थी। उसने अचानक कहा, उसकी नजर का पीछा करते हुए और उसके अव्यक्त विचार का उत्तर देते हुए। एक सन की आदमी है। पृथ्वीराज सेन ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। सच में? उसने पूछा। निशिगंधा चटर्जी थोड़ी असहज हो गई। उसका नाम भैरवनाथ मुखर्जी है। वह महुआ सेन की कार में आया था और पहली बार मिलने पर उसने मुझे एक जादू का खेल दिखाया, एक सिक्का जिसके दोनों तरफ सिर था। वह नुकसानदायक नहीं है, बस थोड़ा मूर्ख है। भैरवनाथ मुखर्जी? उसने धीरे से दोहराया। भैरवनाथ मुखर्जी? कैंपियन? लेकिन उसकी याददाश्त ने उसका साथ नहीं दिया और वह सोचने की कोशिश छोड़कर
फिर से टेबल पर घूमती अपनी जिज्ञासु नजरें दौड़ाने लगा। जब से 10 मिनट पहले कर्नल ने उसे अपने चेहरे को गौर से देखते हुए पकड़ लिया था, तब से उसने सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी कि वह टेबल के शीर्ष की ओर न देखे। लेकिन अब उसका ध्यान अपने मेजबान के बगल में बैठे एक व्यक्ति पर गया और एक क्षण के लिए उसने बेझिझक घूर कर देखा। वह आदमी विदेशी था, यह तो पहली नजर में ही स्पष्ट हो गया, लेकिन यही बात उसे इतनी दिलचस्पी से देखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह आदमी देखने में ही असाधारण था। उसके बाल सफेद थे, शरीर बहुत छोटा और नाजुक था, और उसकी लंबी सुघड़ उंगलियां निरंतर हिलती रहती थीं जब वह बोलता था, संकेत बनाते हुए अपनी लंबी पीली उंगलियों को बड़ी सहजता और सुंदरता से घुमाते हुए। उसके चिकने सफेद बाल ऊंचे माथे से पीछे की ओर तरंगों में बह रहे थे और उसके नीचे उसका चेहरा भूरे रंग का था, जिंदा दिल लेकिन अजीब तरह से दुष्ट। पृथ्वीराज सेन को उसके पतले होंठों से बनने वाले टेढ़े ओ आकार के मुंह, लंबी पतली नाक और खासकर उसकी गहरी गोल काली आंखों के लिए कोई और शब्द नहीं सूझा, जो झाड़ीदार भूरे भौहों के नीचे चमक रही थीं और झिलमिला रही थीं। पृथ्वीराज सेन ने निशिगंधा चटर्जी की बाह को हल्के से छुआ। यह कौन है? उसने पूछा। लड़की ने ऊपर देखा और फिर जल्दी से अपनी नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता, बस इतना सुना है कि उसका नाम हेनरी या कुछ ऐसा ही है। वह कर्नल का मेहमान है, हमारे समूह से उसका कोई लेना देना नहीं। अजीब दिखने वाला आदमी है, पृथ्वीराज सेन ने कहा। भयावह, उसने इतनी नरमी और गंभीरता से कहा कि पृथ्वीराज सेन ने उसे चौंक कर देखा और पाया कि उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर था। जब उसने पृथ्वीराज सेन के चेहरे के भाव देखे तो वह हंस पड़ी। मैं पागल हूं। मुझे एहसास नहीं हुआ कि उस आदमी ने मुझ पर इतना प्रभाव डाला जब तक कि मैंने बोलना शुरू नहीं किया। लेकिन वह सच में खतरनाक लगता है ना? और उसका दोस्त भी कुछ कम अजीब नहीं है। देखो, उसके ठीक सामने बैठा आदमी। खतरनाक, यही शब्द पृथ्वीराज सेन के दिमाग में भी आया था और इस दोहराव ने उसे चौंका दिया। उसने दोबारा मेज की ओर देखा। हेनरी के सामने कर्नल के दूसरी ओर बैठा आदमी वाकई बेहद प्रभावशाली था। वह भी एक विदेशी था, बेहद मोटा, भारी ठोड़ी वाला, और उसमें कुछ बहुत परिचित सा था। अचानक पृथ्वीराज सेन को याद आया कि यह क्या था। वह आदमी हूबहू उन छोटे बीथोवन की मूर्तियों जैसा दिखता था जो संगीत की दुकानों में मिलती हैं। वही भारी पलकों वाली आंखें, वही चौड़ी नाक और सबसे ऊपर वही लंबे सीधे पीछे को झुके हुए बाल जो उसके अविश्वसनीय रूप से ऊंचे माथे को ढक रहे थे। क्या यह अजीब नहीं है? निशिगंधा चटर्जी ने धीरे से कहा। देखो, इसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, पृथ्वीराज सेन को एहसास हुआ कि यह सच था। वह आदमी जब से उसे देख रहा था तब से उसके भारी लाल चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था। न कोई पेशी हिली थी, न पलकें झपकी थीं, और हालांकि वह उस समय कर्नल से बातचीत कर रहा था, उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे वे उसके बाकी चेहरे से अलग हों। यह ऐसा था जैसे कोई मूर्ति बोल रही हो। मुझे लगता है कि उसका नाम स्मिथ है, विलियम स्मिथ। डिनर से ठीक पहले मेरा उससे परिचय हुआ था। पृथ्वीराज सेन ने सिर हिलाया और उनकी बातचीत दूसरी चीजों पर मुड़ गई, लेकिन पूरे समय उसके दिमाग के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी बनी रही, एक अनजानी अस्पष्ट असहजता जो उसके विचारों पर एक काले साए की तरह मंडरा रही थी। यह उसके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन वह इसे पहचान गया। पहली बार उसने एक पूर्वाभास महसूस किया, एक अनजाना अकारण भय कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली थी। उसने निशिगंधा चटर्जी की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। प्रेम आदमी के दिमाग में अजीब अजीब खेल खेलता है। यह बहुत उलझाने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और खुद को समझाया कि बेवकूफ मत बनो। फिर भी चाहे वह जितना भी इस विचार से बचने की कोशिश करे, वह काली छाया उसके मन के पीछे बनी रही। वह डाइनिंग टेबल की मोमबत्तियों की रोशनी, चमकती बातचीत और हंसी से राहत महसूस कर रहा था। नमस्ते प्यारे दोस्तों,
स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।